हेलो गाइस, आज से अपन जो कक्षा 6 से 9वीं तक की हिंदी प्रबोध की जो एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए इस चैनल पर आप रोज़ाना जुड़े रहें। आज से अपन ये स्टार्ट करेंगे। तो भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का हो रहा है और वह माध्यम है भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्य से ही समाज बनता है। समाज की कई इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त हो कोई मानक भाषा हो। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान तथा अपनी महान परंपरा को जान पाते हैं। तो संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं। भारत अनेक भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। और संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा, राजकार्य भाषा है। और भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक व दूसरा लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधन के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती है, अपितु उसमें दूसरी बोलियां, भाषाओं से संपर्क, भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली होने पर अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है। किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के प्रयोग शब्द भी आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकार समाहित हो गए हैं। भाषा स्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषाओं के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती हैं। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। भाषा के भेद। तो जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। तो भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इससे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है, जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। अब है भाषा और बोली।
एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाओं के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी, हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण नहीं होता है, वह शब्दकोश भी नहीं होता है। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वह भाषा बनने लगती तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। हिंदी की बोलियाँ, तो हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार है। पूर्वी हिंदी, जिसमें आते अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली ब्रज, बंगरू, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है। बिहारी की प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली तथा भोजपुरी हैं। तो राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियां शामिल है। कुछ विद्वान मालवी, डुडाड़ी तथा बांगड़ी को भी राजस्थान की अलग बोलियां मानते हैं। तो पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के उच्चारण में विविधता पाई जाती है। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनियाँ, वर्ण, पद, पद्यांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना होती है तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। तो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी की भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, गोवा, नेपाली आदि भाषाएं की लिपि देवनागरी हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी तथा उर्दू की लिपि फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालय के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो भी सभी हिंदी प्रयोगताओं के लिए समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि का निर्धारक मानक रूप। तो स्वर में क्या आएंगे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ ये स्वर होते हैं। तो मात्राएं, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, बल्कि सबकी मात्राएं होती है, लेकिन अ की कोई मात्राएं नहीं होती है। अनुस्वार, यह कौन सा चिन्ह आता है? अनुस्वार। जैसे अंश हो गया, अंदेशा हो गया, संपदा हो गया, हंस हो गया। अनुनासिक, अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है वो अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना, धुआं, चांद। विसर्ग में पीछे की साइड में 2 बिंदियां लगाई जाती, जैसे अधः पतन, दुख, मन स्थिति, ये विसर्ग है। और व्यंजन,
व्यंजन में ये वर्ण आते हैं क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, ण, ट, ठ, ड, ण, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। इन व्यंजनों में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। क्ष, त्र, य, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। और हल चिन्ह ये हल चिन्ह, जैसे प्रहलाद, पट्टा, अपराह्न, इनमें हल का चिन्ह लगा हुआ है। ग्रहित स्वर किसे कहते हैं? तो ओ को ग्रहित स्वर कहा जाता है। ओ को क्या कहा जाता है? ग्रहित स्वर कहा जाता है। ग्रहित व्यंजन में क, ख, ग, ज, फ आते। अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर, यह अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ये अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है। फारसी से ग्रहित स्वर जैसे गरीब, गजल, फन, कौम, खत, ये फारसी से होते हैं। पुनः याद रखने योग्य बातें, तो हम इनका वापस से दोहरान करेंगे। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने? 2 रूप होते हैं भाषा के, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहेंगे। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहेंगे, जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाएंगी। जैसे कि थोड़े से क्षेत्र में बोली जाएंगी तो उसको हम स्थानीय रूप में उसको बोली या भाषा कहेंगे। और हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 विभाषाओं में विभाजित की गई है। तो ये 5 कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, ये 5 में विभाजित की गई है। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है।